वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं वंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फेनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स के चैप्टर 2 बेसिक फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक फिजिक्स बिफोर 1920 के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिमाइंडर कि यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोज नहीं देखा है तो सबसे पहले आग्रह है आपसे कि इसके पहले का यानी चैप्टर 1 एटम्स इन मोशन के वीडियोज आप पहले देखिए, और बेसिक फिजिक्स जो चैप्टर 2 है इस लेक्चर का, उसका फर्स्ट टॉपिक जो इंट्रोडक्शन था इसका, उसको भी आप लोग जाकर एक बार ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का लिंक भी ग्रुप का मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन या कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने आपके लिए इस वीडियो को बिल्कुल ऐड फ्री रखा है ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना हो और आप अच्छे से इसका आनंद ले पाए। एक कम्युनिटी बनेगा, लोगों का एक ग्रुप बनेगा, तभी जाकर मजा आएगा। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा ये लेक्चर, तभी मुझे ही बनाने में मजा आएगा और हम लोग आपस में डिस्कस भी कर पाएंगे कि इन चीज़ों को और कितनी बेहतर ढंग से बच्चों को समझाया जा सके या आपको समझाया जा सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स बिफोर 1920 इंट्रोडक्शन। अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बिफोर 1920 हमें यह देखने में मदद करता है कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में कैसे विकसित हुआ। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जो भी हम पढ़ लेते हैं आज के समय में, वो 1920 में डेवलप होना शुरू हुआ था। तो उस फिजिक्स में हम यही देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, फिजिक्स कैसे डेवलप हुआ। कहता है कि यूनिवर्स को एक स्टेज रूप में विजुलाइज किया जाता था जहां पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल स्पेस और टाइम में मोशन करते थे, गति करते थे। द यूनिवर्स वाज विजुलाइज्ड एज अ स्टेज वेयर पार्टिकल्स मूव थ्रू थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड टाइम। द फोर्स, मोशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी में एक प्रमुख विषय हुआ करते थे उस वक्त में। मोशन, फोर्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर वे मेजर टॉपिक्स ऑफ स्टडी। कहता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कहता 20वीं सदी में की अगर हम बात करें, ठीक है, 20th सेंचुरी की बात करें, तो पहले की फिजिक्स को परिभाषित करने वाले की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो कि 20वीं सदी से पहले का फिजिक्स को परिभाषित करने वाले की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर हम लोग करने जा रहे हैं। क्लासिकल व्यू, क्लासिकल व्यू ऑफ स्पेस एंड मोशन। स्पेस को एक थ्री डायमेंशनल स्टेज माना जाता है जिसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। द टाइम वाज सीन एज इंडिपेंडेंट मीडियम इन विच चेंजेस ऑकर्ड। टाइम को एक स्वतंत्र मीडियम के रूप में देखा जाता था जिसमें परिवर्तन होते हैं। कहता है कि नेचर के फंडामेंटल एलिमेंट्स थे पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, ठीक है, जिसमें इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होता था। कहता है इनहेरेंट यानी कि इनर्शिया की अगर हम बात करें, इनर्शिया तथा ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू मूविंग अनलेस एक्ट्स अपॉन बाय अ फोर्स, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। कहता है ऑब्जेक्ट्स तब तक गति करते रहते हैं जब तक कोई फोर्स उस पर कार्य न करे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन या कंटिन्यू मूविंग अनलेस एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स, यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन क्या था उस वक्त का फिजिक्स वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द फोर्सेस इन प्री 1920 फिजिक्स। कहता है पहले जो 1920 के शुरुआती समय में जो फोर्सेस
यूज में होते थे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, उसमें था शॉर्ट रेंज फोर्सेस। कहता है कि गवर्न एटॉमिक इंट्रैक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। कहता है एटॉमिक इंट्रैक्शन और केमिकल रिएक्शन को ये गवर्न करता था शॉर्ट रेंज फोर्सेस। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और मटेरियल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और मटेरियल प्रॉपर्टीज के लिए ये फोर्सेस जिम्मेदार हुआ करता था। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा एक और फोर्स की चर्चा होती थी, वो है लॉन्ग रेंज फोर्सेस। कहता है जैसे था आपका ग्रेविटी। कहता है ये एक यूनिवर्सल फोर्स था। ठीक है, एक यूनिवर्सल फोर्स जो न्यूटन यूनिवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता था। न्यूटन यूनिवर्स स्क्वायर रूल क्या होता था जी? कहता है कि दो मास के बीच अगर डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसकी स्क्वायर से आपका स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास के बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, यही आपका न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। कहता है यही था ग्रेविटी, जो कि न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर रूल से फॉलो होता था, गवर्न होता था। कहता है आगे कि ऑब्जेक्ट्स अपने मासेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने मासेस और डिस्टेंस के आधार पर एक दूसरे पर फोर्स लगाता था, एक दूसरे पे फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगाता था, जिसको हम लोग पढ़ते थे F=G m1m2/r²। इस फॉर्मूले से हम लोग पढ़ते थे। तो उस वक्त यही दो फोर्स जो हुआ करता था प्री 1920 की अगर हम बातें करें तो यही दो फोर्सेस पिक्चर में हुआ करते थे। अभी की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उस वक्त क्या था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मैटर एटॉमिक थ्योरी। कहता मैटर जो है 92 प्रकार के एटम से बना माना जाता था। ठीक है, उस वक्त की अगर बात करें तो जो मैटर होते थे 92 प्रकार के एटम से बना माना जाता था, जिसमें से प्रत्येक के यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ करते थे। अगर हम बात करें 1920 के प्री 1920 की बात, तो ऐसा हुआ करता था। कहता है कि एटॉमिक स्पेसिफिक तरीकों से कंबाइन होते थे। ठीक है, एटम जो होते थे वो स्पेसिफिक तरीके से एटम्स कंबाइन इन स्पेसिफिक वेज, कुछ स्पेसिफिक वेज के तरीके से वो कंबाइन होते थे, जो केमिकल बिहेवियर को निर्धारित करता था। डिटरमाइनिंग केमिकल बिहेवियर, अपने केमिकल बिहेवियर को वो निर्धारित करता था कि वो किस प्रकार से एटम जो है एक दूसरे से कंबाइन हुआ है, उसी पे उसका केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करता था। कहता है कि 1920 से पहले एटॉमिक बॉन्डिंग के पीछे का कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया था। उस वक्त की अगर हम बात करें, रीजन बिहाइंड एटॉमिक बॉन्डिंग वाज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड बिफोर 1920। इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज इंटरेक्शन। कहता है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटॉमिक इंट्रैक्शन ग्रेविटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण होता है। उस वक्त बस ये था फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पिक्चर में भी नहीं था। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के इंट्रैक्शन के बारे में जब हमें जानकारी लगा तो हमें पता लगा कि ये जो करंट जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण नहीं चल रहा है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ न्यूटन हुआ करते थे और न्यूटन का ही दिया हुआ एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसी के बारे में लोगों को जानकारी थी। तो उसके बाद आया इलेक्ट्रिकल फोर्स और इससे पता लगा कि ये जितना भी जो एटॉमिक इंट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, एटम के अंदर जो भी एलिमेंट्स उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या फिर ऐसे भी एटम जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण होता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, कहता है कूलॉम्स लॉ ने चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स को डिस्क्राइब किया। उस वक्त आया कौन, उसके बाद क्या है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बाद, कहता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पिक्चर में आया। और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पिक्चर में आया तो कूलॉम्स लॉ पिक्चर में आया। कूलॉम्स लॉ पिक्चर में आया तो उसने बताया कि चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, किस प्रकार से काम करता है। जैसे उसने क्या बताया, कहता है लाइक चार्जेज रिपेल, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट्स। लाइक चार्जेज जो सेम चार्जेज होते हैं, सेम साइन के चार्जेज होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करता है, और अपोजिट साइन वाले चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये चीजें कूलॉम लॉ की पिक्चर में आने पर पता लगा।
कहता इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये सब चीजें जब इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आया पिक्चर में तो हमें ये सब चीजें पता लगा। कहता है कि चार्ज इंट्रैक्शन यह एक्सप्लेन करते हैं कि एटम्स बड़ी दूरियों पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहते हैं। ठीक है, तो एटम जो होते हैं वो काफी दूरी अगर हम बातें करें तो वहां पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहते हैं, ये बातें को आपका ये चार्ज इंट्रैक्शन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या उस वक्त किया जाने लगा था। A through experiment strategy of electrical forces। कहता है कि टू ग्रेन्स ऑफ सैंड्स यानी कि प्रत्येक 1 mm आकार का इच 1 mm साइज को 30 मीटर दूरी पर रखो। ठीक है, प्लेस्ड क्या करना, प्लेस 30 मीटर अपार्ट। कहता है कि यदि इफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बैलेंस्ड ना हो तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स 3 मिलियन टन होगा। कितना फोर्स होगा जी, कहता है कि अगर हम 1 mm साइज का, अगर हम 2 ग्रेन ऑफ सैंड यानी प्रत्येक 1 mm आकार का 2 ग्रेन सैंड को अगर हम 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे जी, कहता है 30 मीटर के डिस्टेंस पे अगर रखते हैं। ठीक है, अगर आपका 2 ग्रेन्स ऑफ सैंड, बस 2 ही ग्रेन लेना है सैंड का। ठीक है, और प्रत्येक का आकार कितना है जी, कहता है 1 mm आकार का अगर हम लेते हैं। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है ताकि उस फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को आप समझ सको कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स वो है। कहता है कि दूर रखते हैं, यदि इलेक्ट्रिकल फोर्स बैलेंस्ड ना हो तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगभग 3 मिलियन टन होगा। ठीक है, जरा ये दर्शाता है, ठीक है, दिस शोज, ठीक है, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होते हैं वो ग्रेविटी की तुलना में कितनी पावरफुल होते हैं। ठीक है, टन में हम वजन से मेजर कर रहे हैं कि उतना वजन जो उतना होता है उतना फोर्स लगाया है, क्योंकि वजन भी क्या है, फोर्स न है। वेट क्या होता है, फोर्स न। अगर जिस फोर्स से ग्रेविटी धरती किसी चीज को अपनी ओर खींचती है वही होता है उसका वजन, उसका वेट। तो टन में इसलिए आपको नाप कर बताया गया है ताकि आप इमेजिन कर सको कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। यदि हम ईयरली एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उस वक्त शुरुआती एटॉमिक मॉडल डिस्कवर हो गए थे। कहता है कि हम लोग जैसे जानते हैं कि एटम्स को एक डेंस न्यूक्लियस होता है। एटम में एक डेंस न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो मैक्सिमम मास, जो एटम का जो टोटल लगभग मास जो होता है वो एक पॉइंट पे सेंटर्ड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। कहता है उसमें एटम में एक डेंस न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। कहता प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और मैसिव है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा वेट है तुलना में बाकी जितने भी वहां पे चीजें हैं उसकी तुलना में। अगर न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल है और वो भी लगभग प्रोटॉन के जितना ही मास रखता है। ठीक है, यानी इक्वली मैसिव है। ठीक है, कहता उसके आसपास की चर्चा करें तो कहता अराउंड द न्यूक्लियस, कहता न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत ही वेरी लाइट, बहुत हल्के हैं, तो हल्का भारी कंपेरिजन से होता है। तो कंपेरिजन किया जा रहा है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इसका कंपेरिजन किया जा रहा है। द प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में ये काफी ज्यादा हल्के हैं, वेरी लाइट एंड निगेटिवली चार्ज। और इसके चार्ज कैसा है भी, इसके पर चार्ज निगेटिवली चार्ज है। वो क्या करता रहता है, तो ऑर्बिटेड, द ऑर्बिट करता रहता है, उसके चारों ओर घूमता रहता है। कहता अंदर क्या है जी, कहता अंदर सर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूम रहा है जी, तो कहता इलेक्ट्रॉन सर इस प्रकार से घूम रहा है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहता ये क्या है सर, कहता ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। कहता इसके अंदर क्या था सर, कहता इसके अंदर जो था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस के अंदर जो था वो प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। ठीक है, प्रोटॉन के पास क्या था जी, कहता प्रोटॉन के पास सर पॉजिटिव चार्ज था और न्यूट्रॉन के पास तो क्या था जी, कहता न्यूट्रॉन के पास सर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, कोई चार्ज नहीं था और साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है सर वो चारों चक्कर काट रहे थे सर। द इलेक्ट्रॉन जो था इसके पास निगेटिव चार्ज था और जो चार्ज था, ठीक है, चाहे वो चार्ज प्रोटॉन पे हो या चार्ज न्यूट्रॉन पे हो,
प्रोटॉन पे हो या फिर इलेक्ट्रॉन पे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो था वो सेम था। ठीक है, दोनों पे चार्ज जो था वो सेम था। कहता कितना चार्ज था सर? कहता ये था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था। ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम था, एक पे प्लस में उतना ही था, दूसरे पे माइनस में उतना ही था। कहता एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर थी। न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो था वो दोनों में बराबर था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर था और चार्ज दोनों पे तो सेम होता ही है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करता था और एटम जो हुआ करता था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था। इस सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें ईयरली 1920 में लग गया था। तथा इसके अलावा भी हमें जानकारी लगा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसी एटम का या किसी एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड, मतलब यही डिफाइन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता था। ठीक है, करता था कि करता है भी। ठीक है, लेकिन उस वक्त इसे ये जानकारी लग चुका था। कहता एग्जाम्पल जैसे 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 कहता है कार्बन, कार्बन में जो था वो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन में जैसे 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्योंकि उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज भी सेम होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें प्री 1920 का नॉलेज के अनुसार कि 1920 के पहले का क्या हाल था, तो कहता है कि साइंटिस्ट ने वेव्स को उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासिफाई कर लिया था उस वक्त। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इंक्लूड किया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके बारे में जानकारी हमें थी, वो ये थे। यहाँ तो मैंने जो टेबल यूज किया है उसमें तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उस सबका चर्चा है, लेकिन हम 1920 की नॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो चर्चा था, अगर मैं टेबल फिर से बना दूं आपका, फ्रीक्वेंसी इन ऑक्सीडेशन पर सेकेंड, उसकी नाम और उसके रफ बिहेवियर की अगर हम बात करें, क्योंकि उस पर रफी बिहेवियर की जानकारियां थी, तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारा टेबल बन सकता है। तो क्या बन सकता है सर? कहता उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी था ऑक्सीडेशन पर सेकेंड की अगर हम बात करें तो 10 पावर अगर 2 की बात करें तो ये था इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो। और इसके रफ बिहेवियर की बात करें तो ये फ्लूइड के जैसा बिहेव कर रहा था। अगर हम आगे बात करें, कहता 5 इंटू 10⁻5 से लेकर 10⁻6, या उसी को अगर हम बात करें 10⁻8, 10⁻10, तो ये इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो कहता ये था वो रेडियो ब्रॉडकास्ट में आपका इस्तेमाल हो रहा था या होना शुरू हो गया था, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, ही 5 × 8 की अगर हम बात करें तो ये एफएम में इस्तेमाल हो रहा था, एफएम और टीवी में। अगर 10⁻10 की बात करें तो ये आपका रडार वगैरह में इस्तेमाल हो रहा था और इस सब के सब जो था वो वेव जैसा बिहेव कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसी के नीचे अगर हम जाते हैं, ठीक है, 5 इंटू 10⁻14 से लेकर 10⁻15 तक की अगर जाते हैं तो ये था आपका लाइट। ठीक है, ये था आपका लाइट। यही में थोड़ा सा अगर हम पावर बढ़ाते 10⁻18 जाते हैं तो ये था आपका एक्सरे। ठीक है, और जाते हैं 10⁻21, ये 18 है। ठीक है, 21 पे जाते हैं हम, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मिटा के इसको लिखता हूँ, कहता है कि हम चर्चा कर रहे हैं 5 इंटू 10⁻14 से लेकर 10⁻15 की, तो ये जो चर्चा हो रही थी ये था आपका लाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 10⁻18 से तो ये था आपका एक्सरे। ठीक है, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे अगर हम 10⁻21 से तो ये था आपका गामा रे। ठीक है, न्यूक्लियर की आप बातें कर रहे हैं। ठीक
ठीक है। इसी प्रकार से अगर भाई इसके ऊपर जो भी जाओ वो सब गामा रे हैं, ठीक है, ये भी था आपका गामा रे, ठीक है। लेकिन ये चर्चा था आर्टिफिशियल जो गामा रे हम पैदा कर रहे थे वो था, ठीक है। ये गामा रे जो था न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज हो रहा था, ठीक है। इसके अगर आगे की हम चर्चा करें पर 27 की, तो ये भी गामा रे ही आएगा, क्योंकि जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी गामा रे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कॉस्मिक रेज था, ठीक है, हमारे पास ये नहीं बन रहा था, ठीक है। आर्टिफिशियल ये बनाया था, न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं कर रहा था, ये आर्टिफिशियल था। ये सब के सब को हमने पार्टिकल जैसा बिहेवियर कंसिडर किया था, हमने माना था ये सब क्या है जी, कहता पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये चर्चाएं थी उस वक्त। यहाँ तो मैंने टेबल, क्योंकि हमारे पास नहीं तब था, यहाँ पर मैंने टेबल लगा दिया, वो टेबल जिसमें सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चर्चा है। अब अगर इस पूरे को अगर हम कंक्लूड करना चाहें, कंक्लूजन पे अगर हम आए, तो कंक्लूजन कहता है कि 1920 से पहले फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बनी हुई थी। 1990 से पहले क्लासिकल फिजिक्स जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड थी, बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की खोज ने एटॉमिक इंट्रैक्शन को समझने को रिसीव किया, उसके से उसको समझने को क्या किया जाता, रिसीव किया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिसीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक इंट्रैक्शन, उसको रिसीव किया। आगे क्या हुआ, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने लाइट और रेडिएशन के बारे में इंसाइट प्रदान किया, हमें इंसाइट दिया, ठीक है, इंसाइट इनटू लाइट एंड रेडिएशन। आगे क्या हुआ जी, कहता है यदि यही जो है फंड जो फंडेशन मॉडर्न फाउंडेशन लेड टू द ब्रेक थ्रू ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। कहता है यही फंडामेंटल्स मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के ब्रेक थ्रू के आधार बने। इसी से आगे बढ़ा क्या जी, तो क्वांटम फिजिक्स की ओर लोग बढ़े, ठीक है। कहता है इस प्रकार से डेवलपमेंट आपका हुआ था, यही जो फाउंडेशन हमारा मिला, इसी से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है, खासकर उसमें रिलेटिविटी का थ्योरी है आइंस्टाइन का और क्वांटम मैकेनिक्स है, इस सब का फाउंडेशन यही कॉन्सेप्ट, इसी से लीड करता हुआ आगे बढ़ता हुआ लोग वहां तक पहुंचे थे। ये है फिजिक्स का ये फेमस के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक। अभी भी हम इंट्रोडक्शन ही फिजिक्स का देख रहे हैं, अभी तक हमने पूरा बजाते चैप्टर शुरू नहीं किया था। अगर इसी वर्मा भी आपने पढ़ा होगा तो हमने बेसिक फिजिक्स देखा था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि फिजिक्स किस प्रकार से डेवलप हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा, ठीक है। इसमें भी हम पहले इसी चैप्टर को देखेंगे, उसके बाद पीस पकड़ेंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ये जो लेक्चर चल रहा है इससे पकड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका अभी ऐसे पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये लोगों तक पहुंचता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम जो मेहनत कर रहे हैं रात भर जग जग के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है, उसको मदद कर रहा है। यही सेटिस्फैक्शन हमें नए और अच्छी क्वालिटी वीडियो क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करता है, ठीक है, और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वही अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो वही हमारा डिमोटिवेशन में जाता है, और वीडियोज का स्पीड जो बनने का स्पीड है, दर है, वो धीमा होता चला जाता है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे एजुकेशनल ग्रुप है आपका, कॉलेज का ग्रुप है आपका व्हाट्सएप पे, उसमें बस इसको शेयर कर देना है, ठीक है। ये मत समझिए कि आपको सब बेवकूफ़ मानेगा, या फिर ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं पढ़ रहा हूँ तो खुद कैसे पढ़ लूँ, किसी को क्यों बताऊँ। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरों को मदद करोगे, एक आपने 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें मैं कह रहा हूँ 100 में 100 लोग देखेंगे नहीं, उसमें 2-4 लोग ही उसको क्लिक करके देखेंगे। लेकिन 2-4 लोगों की अगर मदद होगी तो वो तुमसे इंटरेक्ट करेगा, डिस्कशन होगा, तुम्हारा नॉलेज को सेट मिलेगा, क्वेश्चन अराइज होगा, मेरे तक क्वेश्चन पहुंचेगा, मेरे लेक्चर में रिसीव होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बच्चा का दिमाग में आता है तो उसको भी अपने लेक्चर में इंक्लूड करना है। इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। आपको डेवलपमेंट करना है, और ही डेवलपमेंट हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं,
कि किस प्रकार से फिजिक्स जो है वो डेवलप किया, किस प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए बना। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।